हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। आज हम दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास के 100 वन लाइनर प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। यदि आपने अभी तक हिंदी हब ऑफिशियल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। वहाँ पर दोस्तों में विभिन्न कवियों की पंक्तियाँ हैं, किसी विशेष कवि के बारे में है, जो भी आपकी नोट्स वगैरह हैं वहाँ पर मैं आपको भेजता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। 100 क्वेश्चनों से दोस्तों आपका पूरा जो इतिहास है वो आपका दोस्तों रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है आपका, संक्रांति काल किसे कहा गया है? संक्रांति काल किसे कहा गया है? रीति काल के अंतिम चरण 1843 से भारतेंदु के आगमन 1868 के बीच 25 वर्ष के समय को संक्रांति काल कहा है। दोस्तों हम जानते हैं कि जो आचार्य शुक्ल हैं उन्होंने जो आपके हिंदी साहित्य का जो विभाजन है वो आपके किस प्रकार किया है। 1050 से लेकर के 1375, 1375 से लेकर के 1700 और 1700 से लेकर के 1900 तक, और 1900 से लेकर के 1984 विक्रम संवत है दोस्तों। ठीक है, 1900 से उन्होंने दोस्तों 1900 विक्रम संवत से आधुनिक काल का प्रारंभ है वो माना है। 1900 विक्रम संवत है यानी कि आपके 1843 ईस्वी से। ठीक है, लेकिन एक जगह वो कहते हैं कि भाई 1868 से है भारतेंदु युग की प्रारंभ होती है। आधुनिक काल तो दोस्तों 1843 से माना है, लेकिन भारतेंदु युग की जो शुरुआत है वो 1868 से मानी है, क्योंकि इस समय भारतेंदु युग की जो सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका थी कवि वचन सुधा का प्रकाशन है 1868 में हुआ था। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। कवि वचन सुधा का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1868 में। तो 1843 से लेकर के 1868 का जो 25 वर्षों का जो काल है उसको आचार्य शुक्ल ने दोस्तों संक्रांति काल की संज्ञा है वो दी है कि भाई 1843 से और 1868 की ये 25 वर्ष हैं, इनको क्या है संक्रांति काल की संज्ञा दी है। ठीक है, कुछ विद्वान 1857 से भारतेंदु युग की शुरुआत मानते हैं, कुछ 1843 से मानते हैं, और कुछ हैं दोस्तों वो आचार्य शुक्ल जैसे हैं वो 1868 से मानते हैं। नगेंद्र है वो 57 से मानते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया। आगे चलते हैं। ब्रज भाषा गद्य का सबसे प्राचीन नमूना किस ग्रंथ में मिलता है? ब्रज भाषा गद्य का सबसे प्राचीन नमूना 14वीं सदी के लगभग गोरखसार नामक ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, ब्रज भाषा गद्य का सबसे प्राचीन नमूना आपके गोरखसार में मिलता है, 14वीं शताब्दी की रचना है। पंडित सदल मिश्र द्वारा रचित ग्रंथ चंद्रावती का अन्य नाम क्या है? पंडित सदल मिश्र द्वारा रचित ग्रंथ चंद्रावती का अन्य नाम नास्केतोपाख्यान है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। हिंदी गद्य के 4 आरंभिक लेखक थे, जिनमें से थे एक आपके सदल मिश्र। इन्होंने इनकी दोस्तों एक प्रसिद्ध कृति है नास्केतोपाख्यान, मिलाने के लिए आ सकती है, या फिर आपसे सीधे ही पूछा जा सकता है कि नास्केतोपाख्यान किसकी कृति है। नास्केतोपाख्यान दोस्तों आपकी सदल मिश्र की कृति है। 3-4 ऐसी रचनाएं हैं जिनके दोस्तों आपके डबल क्या है, उनके क्या है नाम हैं। जैसे नास्केतोपाख्यान का नाम है आपकी चंद्रावती है, और रानी केतकी की कहानी है उसका दोस्तों उदयभान चरित है। इसके अलावा आपके फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है तीसरी कसम। ठीक है, तीसरी कसम का दोस्तों दूसरा नाम है दोस्तों मारे गए गुलफाम, उर्फ मारे गए गुलफाम। इसके अलावा दोस्तों हो जाएगा एक आपका प्रेमचंद का उपन्यास है जो कि प्रेमा, ठीक है, उर्फ दो सखियों का विवाह है। ठीक है, ये आपका है, जिसका उर्दू में नाम था हम खुरमाब है, हम खबाब, हम सवाब है। ठीक है, तो इस प्रकार कई ऐसे नाम हैं जो आपके दूसरे नामों से भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि नास्केतोपाख्यान का दोस्तों क्या नाम था? दूसरा चंद्रावती था। ठीक है, सदल मिश्र की रचना है। आरंभिक खड़ी बोली के 4 प्रमुख लेखकों में इनका जो संबंध है दोस्तों वो आपके फोर्ट विलियम कॉलेज से भी था। लल्लू लाल और सदल मिश्र का संबंध। राजा राममोहन राय को किसकी उपाधि मिली थी? राजा राममोहन राय को भारतीय कोलंबस की उपाधि है वो मिली थी। जीके में भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है।
दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा को क्या कहा है? दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा को आर्य भाषा कहा है। मुद्रणालयों की स्थापना के बाद आधुनिक काल में हिंदी गद्य की विधाओं में सबसे पहले क्या जनता के सामने आया? बहुत ही दोस्तों कई बार आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जैसे ही छापे खाने का आविष्कार हुआ उसके बाद में गद्य की ऐसी कौन सी विधा थी जो सबसे पहले दोस्तों आई और सर्वाधिक इसका क्या है प्रवर्तन हुआ? तो वो थी दोस्तों आधुनिक काल में हिंदी गद्य की विधाओं में सबसे पहले निबंध है दोस्तों वो जनता के सामने हुआ था। और हम जानते हैं कि जैसे ही गद्य का विकास दोस्तों प्रमुखतः आपके भारतेंदु काल में होता है और भारतेंदु काल में दोस्तों एक तो निबंध, ठीक है, और एक आपके नाटक हैं, ये दोस्तों प्रमुखतः विधाएं रही थी। हालांकि उपन्यास भी रहा था, लेकिन जो उपन्यास है वास्तविक अपने जो मूल स्वरूप है उसको प्राप्त नहीं कर पाया था। तो निबंध था, सर्वाधिक नाटक लिखे गए और निबंध दोस्तों लिखे गए थे। बाल कृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त ये आपके प्रमुख निबंधकार थे। प्रताप नारायण मिश्र भी थे, ठीक है। हिंदी गद्य के आविर्भाव के हिंदी गद्य के आविर्भाव काल के कुछ ही वर्षों में हिंदी का विरोध आरंभ हुआ। इसके हिंदी विरोधी कौन थे? क्या कह रहा है? हिंदी गद्य के आविर्भाव काल के कुछ ही वर्षों में हिंदी का विरोध है वो आरंभ हो गया था। और हिंदी विरोधी इसका हिंदी का विरोध है वो किसने किया था? तो दोस्तों हिंदी का जो विरोध है वो गारसदा तासी ने किया था। इनका दोस्तों द इस्तवाल लिटरेचर हिंदू ये हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखा गया दोस्तों सबसे पहले हिंदी का इतिहास है। सबसे पहले हिंदी का इतिहास लिखने का प्रयास किया था 1839 ईस्वी में। हिंदी गद्य के काल में हिंदी का समर्थन किसने किया? हिंदी का समर्थन करने वाले दोस्तों शुरुआत में थे आपके फ्रेडरिक पिंकोट। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने किस परंपरा का शुभारंभ किया था? बहुत ही दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजा शिवप्रसाद ने कै खे गे और ज़ैफ है यानी कि 5 अरबी फारसी ध्वनि चिन्हों के नीचे बिंदी या नुक्ता। नुक्ता किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे कि आपका है नुक्ता, जो ये आपकी जो बिंदी लगती है, ठीक है, जैसे फे के नीचे बिंदी लगाते हैं, कै के नीचे बिंदी लगाते हैं, ठीक है। जैसे कबूतर, तो कबूतर है दोस्तों ये आपका किसका शब्द है? ये आपका अरबी का शब्द है, ठीक है। तो कबूतर के नीचे आजकल लिखने में दोस्तों नहीं लगाते हैं, लेकिन लगाना चाहिए क्योंकि बहुत ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में भी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए खुदा है और एक है आपका खुदा है, तो ये आपका उर्दू में खुदा हो जाएगा। यदि हम नहीं लगाएंगे तो दोनों का दोस्तों एक ही अर्थ है, जबकि इसका अर्थ है खुदा हुआ, ठीक है, और इसका अर्थ है दोस्तों ईश्वर। तो बहुत सारे ऐसे सेम शब्द हैं दोस्तों जो आपके हिंदी में अरबी फारसी के शब्दों में समानता है, उसको अलग करने के लिए उनके अर्थों को अलग से स्पष्ट उनकी पहचान हो सके, इसके लिए राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने दोस्तों कै खे गे जै और फे इनके नीचे दोस्तों क्या है नुक्ता लगाने की परंपरा की शुरुआत की थी। यदि कै के नीचे हम नुक्ता लगाएंगे तो बोलेंगे दोस्तों इसको हम कै, खे के नीचे लगाएंगे तो खे और गे जै, ठीक है। उच्चारण में दोस्तों थोड़ी सी इनमें भिन्नता भी लाई गई है, जै और फे, तो ये आप याद रखना है। इनका बोलने का उच्चारण भी दोस्तों अलग है और लिखने में दोस्तों इनके नीचे नुक्ता लगाया जाता है, जिससे कि पता चल जाता है कि भाई ये अरबी का है, फारसी का शब्द है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में किसकी शैली का स्पष्ट प्रभाव है? मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में दोस्तों राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। राजा लक्ष्मण सिंह की शैली का प्रभाव किसके साहित्य में है? राजा लक्ष्मण सिंह की शैली का प्रभाव दयानंद सरस्वती के साहित्य में दिखाई देता है। साहित्य में उर्दू व हिंदी के समर्थक कौन थे? साहित्य में राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद उर्दू के साथ और राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृतनिष्ठ हिंदी के समर्थक थे। तो जो राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद हैं दोस्तों, उन्होंने नुक्ता लगाने की परंपरा शुरुआत की थी और ये दोस्तों उर्दू के समर्थक थे, लेकिन जो राजा लक्ष्मण सिंह हैं वो आपके हिंदी के समर्थक थे। हिंदी क्षेत्र में पुनर्जागरण की पहल हिंदी क्षेत्र में पुनर्जागरण की पहली सशक्त साहित्यिक अभिव्यक्ति किसके व्यक्तित्व में मिलती है? पुनर्जागरण की पहली सशक्त साहित्यिक अभिव्यक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व में मिलती है।
तो भारतेंदु युग का दोस्तों सर्वाधिक जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है वो स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। 1850 में इनका जन्म हुआ था, 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत सारे इन्होंने दोस्तों क्या है अनुदित नाटक लिखे, मौलिक नाटक लिखे, ठीक है। और इनकी दोस्तों ब्रजभाषा में इन्होंने कविताएं लिखी थी, लेकिन इन्होंने गद्य में दोस्तों खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया था। लेकिन जैसे कि आपकी फूलों का गुच्छा है, इस प्रकार की कविताएं इनकी खड़ी बोली कविताओं का क्या है उसमें संग्रह है। तो ये आपको याद रखना है। भारतेंदु युग से दोस्तों आपके सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं आपसे भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे चलते हैं। तदीय समाज 1873 की स्थापना किसने की थी? तो तदीय समाज 1873 की स्थापना दोस्तों आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दोस्तों क्या है की थी 1873 में। भारतेंदु का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक कौन सा है जो सत्ता की विवेकहीनता का रूप प्रदर्शित करता है? भारतेंदु का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी है दोस्तों आपके 1881 में, ठीक है, जो सत्ता का विवेकहीनता का रूप प्रदर्शित करता है कि भाई एक अंधेर नगरी राजा की क्या है उसमें मूर्खता को दिखाया गया है, ठीक है, सत्ता लोलुपता को दिखाया गया है। बिल्कुल राजा किस प्रकार अपनी मूर्खता में क्या है, बिल्कुल सत्ता का मोह है, छल छद्मता है चल रही है, ठीक है, चारों तरफ है वो अंधेर का साम्राज्य फैला हुआ है। तो इस प्रकार का नाटक है आपका अंधेर नगरी। भारतेंदु को हिंदी में साहित्य लेखन की प्रेरणा किस प्रकार से प्राप्त हुई? भारतेंदु को हिंदी में साहित्य लेखन की प्रेरणा बंगला साहित्य के नए रूप से और अपने पूर्ववर्ती साहित्य से प्राप्त हुई है। यानी दोस्तों हिंदी में जो भी जितनी भी विधाएं आई वो दोस्तों बंगला साहित्य से आई हैं, ठीक है। जैसे उपन्यास विधा है वो दोस्तों हिंदी में बंगला से आया, ठीक है। तो ज़्यादातर दोस्तों जो विधाएं हैं वो आपके बांग्ला से, बांग्ला जो हिंदी जो गद्य का दोस्तों रूप है वो आपके बांग्ला से आया है, ठीक है। और अपना जो पूर्ववर्ती साहित्य जैसे कि रीतिकाल का साहित्य है तो भारतेंदु पर रीतिकाल का भी दोस्तों प्रभाव है, ठीक है। और आधुनिक साहित्य का भी जो कि बंगला में लिखा जा रहा था उसका भी दोस्तों यहाँ पर उन पर प्रभाव दिखाई देता है। भारतेंदु की राजभक्ति परक कविता कौन सी है? भारतेंदु की राजभक्ति परक कविता भारत शिक्षा है, ठीक है। राजभक्ति इन्होंने दोस्तों यहाँ पर क्या है अंग्रेज़ों की यहाँ पर इन्होंने प्रशंसा कर दी है। इनकी कुछ कविताएं जैसे कुछ दोहा हैं, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ही को सूल। तो ये आपका दोहा है, इनसे बार बार पूछा जाता है। तरनी तनुजा तट तमाल बहुबर छाए दोस्तों अनपरस अलंकार का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, बार बार आपसे पूछा जा सकता है पंक्ति देकर के किसकी पंक्ति है, तो ये भी दोस्तों आपके भारतेंदु की पंक्ति है। आगे चलते हैं। भारतेंदु द्वारा रचित विशस्य विस्मोद्दम में किसका चित्रण किया गया है? भारतेंदु के विशस्य विस्मोद्दम में देसी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण पतितावस्था का चित्रण किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके ही संस्थापक थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दोस्तों काशी में आपके क्या है कविता वर्धनी सभा है वो स्थापित की थी। तो ये आप याद रखना कि भारतेंदु ने क्या की थी, कविता वर्धनी सभा है वो काशी में कहाँ पर की थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो कविता वर्धनी सभा भारतेंदु ने काशी में स्थापित की थी। भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली किस काव्य ग्रंथ में संग्रहित है? मैंने आपको अभी बता दिया था। भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली की जो कविताएं हैं वो इनके दोस्तों फूलों का गुच्छा है उस नामक काव्य ग्रंथ में संग्रहित हैं। भारतेंदु ग्रंथावली किसका संग्रह है? भारतेंदु ग्रंथावली दोस्तों भारतेंदु की समस्या पूर्तियों का संग्रह है। ये आप याद रखना, क्वेश्चन में आ सकता है आपके कि भाई भारतेंदु की समस्त काव्य रचनाओं का संग्रह है, भारतेंदु की समस्त गद्य एवं पद्य की रचनाओं का संग्रह है। तो आपको याद रखना है जो भारतेंदु ग्रंथावली है वो आपकी भारतेंदु की जो समस्या पूर्तियाँ हैं उनका दोस्तों संग्रह, यानी कि कोई भी एक पंक्ति दे दी जाती थी उस पर पूरा छंद लिख करके लाना है, ये समस्या पूर्ति दोस्तों कहलाती थी, ठीक है। आगे के 4 शब्द दे दिए, पीछे की पंक्ति लिख करके लानी है, ठीक है। पीछे की पंक्ति दे दिया, पीछे की पंक्ति के 4 शब्द दे दिए, ठीक है, आधा आपका चरण दे दिया और आगे का पूरा छंद लिख करके लाइए। ये समस्या पूर्तियाँ हुआ करती थी। कोई भी निबंध का क्या है शीर्षक दे दिया उस पर निबंध लिख करके लाइए। तो इस प्रकार की समस्या पूर्ति है दोस्तों भारतेंदु युग की प्रधान विशेषता दिखाई देती है। भारतेंदु का सर्वप्रथम अनुदित रचना कौन सी है? भारतेंदु की सर्वप्रथम अनुदित रचना है दोस्तों विद्या सुंदर है, जो कि इन्होंने 1868 में, यानी कि केवल दोस्तों 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या है अनुवाद इसका कर दिया था, जो कि एक बांग्ला की रचना का क्या है अनुवाद है, विद्या सुंदर नाटक है। भारत दुर्दशा में भारतेंदु ने देशी राजाओं को क्या कहा है? भारत दुर्दशा में भारतेंदु ने देशी राजाओं को दोस्तों रासव यानी कि गधा कहा है। भारतेंदु द्वारा लिखा गया कौन से शीर्षक
निबंध को हिंदी आलोचना की आधारशिला कहा गया है? तो ये आपका दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु द्वारा लिखा गया दोस्तों नाटक शीर्षक निबंध को हिंदी आलोचना की आधारशिला कहा गया है। हालांकि आपकी विधाएं हैं दोस्तों, आलोचना विधा आपकी नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि जो भी आपके जैसे भारतेंदु है तो यहाँ से क्वेश्चन इनकी आलोचनाओं से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आलोचना विधा आपकी नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों यदि भारतेंदु आपके शामिल है, भारतेंदु युग आपके शामिल है, तो फिर आपका संपूर्ण भारतेंदु है, उनकी कोई भी रचना आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये आप नहीं सोचेंगे भाई आलोचना नहीं पूछा सकती। तो जितनी दोस्तों हो सके, हालांकि ज़्यादा डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा पर्टिकुलरली आलोचना को लेकर के, लेकिन फिर भी यदि भारतेंदु है तो दोस्तों इनकी आलोचना आपसे पूछी जा सकती है। तो नाटक दोस्तों इन्होंने शीर्षक से इन्होंने एक निबंध लिखा था, और इसको हिंदी आलोचना की शुरुआत है वो आधारशिला कहा जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी की दोस्तों जो ज़्यादातर विधाएँ हैं उनका जो प्रवर्तन है, उनकी जो शुरुआत है, वो आपके दोस्तों भारतेंदु काल में ही हुई थी। चाहे आपका वो नाटक हो, चाहे आपका वो कहानी हो, चाहे वो आपकी उपन्यास हो, ठीक है, सबकी दोस्तों जो स्थिति है वो आपके भारतेंदु काल में दिखाई आलोचना हो। लेकिन जैसे कुछ आधुनिक गद्य साहित्य की विधाएं हैं, जैसे कि आपका यात्रा वृत्तांत भी वहीं पर दिखाई देता है, लेकिन जैसे आपके रेडियो रूपक है, ठीक है, साक्षात्कार है, तो इनकी जो शुरुआत है दोस्तों आपकी वाद में हुई है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को क्या कहा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी व मूर्ख कहा है। तो ये दोस्तों ब्रज भाषा के अंतिम प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इन्होंने उद्धव शतक की रचना की थी, और बिहारी रत्नाकर की दोस्तों इन्होंने क्या रचना की थी, ठीक है, 1921-22 में इन्होंने इसका क्या है शुरुआत की थी। 1925 में इसका क्या संपादन किया था। इसके 25 दोहे आपके फर्स्ट ग्रेड में, और आपके जो 20 दोहे हैं वो आपके सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं। आगे चलते हैं। आयु क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? आयु क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य दोस्तों बालकृष्ण भट्ट थे। तो ये आपको याद रखना है। आधुनिक, उसके बाद में भारतेंदु आ जाएंगे। आधुनिक काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा स्वर्णकाल कहा गया है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है जन चेतना और जागरूकता का जितना सशक्त स्वर आधुनिक युग के साहित्य में मुखरित हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। तो ये आप याद रखता है, क्योंकि जो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल है दोस्तों वो आपके भक्ति काल को कहा जाता है, और ग्रियर्सन ने कहा है दोस्तों, ठीक है। और भक्ति काल को दोस्तों धार्मिक पुनर्जागरण की संज्ञा भी दोस्तों आपके किसने दी है? ग्रियर्सन ने दी है। लेकिन हिंदी साहित्य का दूसरा आपको स्वर्णकाल पूछा जाए तो वो आपका आधुनिक काल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जनचेतना की और राष्ट्रीय चेतना की जो अभिव्यक्ति हुई है, इससे पहले वो इससे ज़्यादा कहीं पर भी नहीं दिखाई देती है। भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाना जाता है। जितनी हिंदी कविता का संवर्धन, जितना हिंदी व्याकरण का, हिंदी भाषा का, खड़ी बोली हिंदी का संवर्धन और परिष्कार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है, उतना दोस्तों किसी ने भी नहीं किया है। हिंदी को एक काव्य भाषा के रूप में, गद्य भाषा के रूप में, एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में दोस्तों प्रतिष्ठापक जो हैं माने जाते हैं, वो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। अपनी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इन्होंने 1903 से लेकर के 1920 तक संपादन किया था, और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से दोस्तों इन्होंने हिंदी को क्या है काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुवादित प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? MP द्विवेदी यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख अनुवादित रचनाएं दोस्तों गंगा लहरी, ऋतु रंगनी और कुमार संभव सार, रसज्ञ रंजन, ठीक है, इस प्रकार की इनकी क्या निबंध है दोस्तों प्रसिद्ध है, ठीक है। कालिदास की आलोचना, कालिदास की निरंकुशता इनकी आलोचना विधा की रचना मानी जाती हैं। प्रिय प्रवास रचना पर हरिऔध को कौन सा पारितोषिक प्रदान किया गया? ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। द्विवेदी युग का छायावाद तक दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ तो आपके अब आए हैं, लेकिन उस समय का दोस्तों छायावाद हो चाहे आपका द्विवेदी युग हो, तो सबसे दोस्तों जो महत्वपूर्ण पुरस्कार था वो था आपके मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार है। छायावाद की यानी कामायनी पर भी दोस्तों मंगला प्रसाद पारितोषिक है, मैंने आपको बता दिया है, प्रसाद को प्रदान किया गया था। और प्रिय प्रवास पर दोस्तों आपका क्या है प्रदान, ये आपको किया गया था मंगला प्रसाद पारितोषिक, जो कि आपका खड़ी बोली का दोस्तों सबसे पहला महाकाव्य माना जाता है। उपाध्याय यानी कि हरिऔध का था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। प्रिय प्रवास रचना को हरिऔध ने पहले कौन सा नाम दिया?
प्रिय प्रवास रचना को हरिऔध ने पहले दोस्तों ब्रजांगना विलाप नाम दिया। तो देख लो, मैंने कहा था कई रचनाएं दोस्तों ऐसी हैं जो आपके जिनके दो दो नाम हैं। एक आपका उदयभान चरित हो गया, ठीक है, जिसका चंद्रावती नाचकेत उपाख्यान हो गया जिसका चंद्रावती नाम है। रानी केतकी की कहानी का नाम है दोस्तों आपके क्या है, उदयभान चरित हो गया। तीसरी कसम का नाम है दोस्तों आपके उर्फ मारे गए गुलफाम। और ब्रजांगना विलाप है दोस्तों प्रिय प्रवास का है। इसके अलावा जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास का भी पूछा जाता है जो कि आचार्य शुक्ल का है। हिंदी साहित्य के विकास के नाम से वो क्या है स्वरूप, उसका क्या है प्रथम शीर्षक था। गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा है, तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको सामंजस्यवादी कवि कहा है कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए बल्कि उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर इनकी सामंजस्यवादिता दिखाई देती है कि मनोरंजन भी कविता में ज़रूरी है और आपकी उस उपदेश भी ज़रूरी दिखाई देता है। इन्होंने दोस्तों क्या है प्राचीन में आधुनिकता में समन्वय किया है, ठीक है। नारी चरित्रों की इन्होंने क्या है सृष्टि की है, चाहे इनका विष्णुप्रिया हो चाहे इनका यशोधरा हो, ठीक है। भारत भारती इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है, राष्ट्रकवि के पद पर ये आसीन माने जाते हैं। किसकी रचनाओं में खड़ी बोली का परिष्कृत रूप मिलता है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में दोस्तों खड़ी बोली का है जो परिष्कृत रूप मिलता है। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भाबुद भावनी वह भारती हो भगपते, सीतापते सीतापते गीता मते गीता मते। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी नवतल में, स्वच्छ चांदनी बिखरी थी अवनी और अंबर तल में। तो इस प्रकार की दोस्तों ये आपकी रचनाएं हैं, ठीक है। चाहे इनका दोस्तों आपका जयद्रथ वध हो, भारत भारती हो, रंग में भंग हो, विष्णुप्रिया हो, साकेत हो, ठीक है, जय भारत हो, तो 2 इन्होंने महाकाव्य लिखे और 19 इन्होंने दोस्तों खंडकाव्य लिखे। तो नारी सृष्टि का दोस्तों सबसे पहले इन्होंने क्या है प्रयोग किया था कि भाई नारियों को उर्मिला विषयक उदासीनता 1908 में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध लिखा था कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, तो उसको आधार बना करके दोस्तों इन्होंने कई खंड काव्यों की रचना की थी। काव्य में जो आपका साकेत है दोस्तों उसका 9वां सर्ग है वो आपका फर्स्ट ग्रेड में लगा हुआ है, ठीक है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो ये बात है। काव्य में खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन चलाने वाले कौन थे, तो दोस्तों खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन चलाने वाले अयोध्या प्रसाद खत्री थे 1888 में। सबसे पहले दोस्तों यदि खड़ी बोली में आंदोलन चलाया है तो वो अयोध्या प्रसाद खत्री ने है और उसको दोस्तों प्रधान दिया है, आधार प्रदान किया है, वो किया है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। गुप्त जी की रचनाओं की केंद्रीय संवेदना किस रूप में उभरी है, पारिवारिकता के रूप में दोस्तों यहाँ पर गुप्त जी की जाए जो रचनाएं हैं उनकी क्या है केंद्रीय संवेदना दिखाई देती है। गुप्त जी का प्रिय छंद कौन सा है, तो दोस्तों जो मैथिली शरण गुप्त हैं उनका प्रिय छंद है दोस्तों हरगीत का, ठीक है। हरगीत का छंद है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। हरगीत का छंद के बादशाह दोस्तों ये गुप्त जी कहे जाते हैं। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, तो ये दोस्तों आपका हरगीत का छंद माना जाता है, ठीक है। 16 हम कौन थे और क्या, मानस भवन में आर्यजन, जिसकी उतारें आरती, ठीक है। 5 और 5 10 4 14 और 14 28 मात्राओं का ये छंद आपका होता है। गुप्त जी की आरंभिक रचनाएं किस पत्र में प्रकाशित हुई थी दोस्तों, वैश्योपकारक पत्र है, इसमें इनकी रचनाएं प्रकाशित होती थी। डॉक्टर नगेंद्र ने मानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ किस ग्रंथ को माना है, मानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ दोस्तों साकेत ग्रंथ को डॉक्टर नगेंद्र ने दोस्तों माना है, ठीक है। हालांकि इसमें दोस्तों उर्मिला की कथा है, लक्ष्मण और उर्मिला की कथा इसमें मुख्य है, लेकिन फिर भी दोस्तों राम काव्य के आधार पर लिखा गया। साकेत एक आपका महत्वपूर्ण महाकाव्य है। प्रिय प्रभास है वो आपकी कृष्ण की कथा को आधार बना करके लिखा गया है, जिसमें आपके कृष्ण को राधा को जनसेवक और जनसेविका के रूप में स्थापित किया गया है। इसके अलावा कामायनी है महाकाव्य, आपका रामचरितमानस है, आपका पद्मावत है, आपका पृथ्वीराज रासो है,
ठीक है। इसके अलावा पंत का आपका लोकायतन है, हालांकि वो इतना नहीं माना जाता है क्योंकि पंत को नामवर सिंह ने जो लोकायतन है उसको दोस्तों पद्यात्मक उपन्यास की संज्ञा है वो नामवर सिंह ने दी है। खड़ी बोली को कविता में प्रयोग करने का आंदोलन किसने चलाया था? तो दोस्तों अयोध्या प्रसाद खत्री ने दोस्तों सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की थी और इसको विस्तार प्रदान किया था, इसको स्थापित किया था आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो खड़ी बोली कविता में दोस्तों प्रयोग करने का आंदोलन है वो अयोध्या प्रसाद खत्री ने चलाया था। राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी कवियों की त्रयी में कौन से कवि आते हैं? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन आएंगे, रामधारी सिंह दिनकर आ जाएंगे और माखनलाल चतुर्वेदी आ जाएंगे। माखनलाल चतुर्वेदी की दोस्तों जो फूल वाली जो कविता है, एक तो वो है कैदी और कोकला कविता है, वो भी पूछी जाती है। दिनकर ने दोस्तों बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, चाहे उनकी दोस्तों रेणुका हो, ठीक है, चाहे उनकी हुंकार हो 1939 में, सामदेवी 47 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, परशुराम की प्रतीक्षा 63 में, इतिहास के आंसू 51 में, रश्मि रथी 1952 में, ठीक है, अर्धनारीश्वर। तो बहुत सारी इनकी दिनकर की रचना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की दोस्तों कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक लहर इधर से आए एक लहर उधर से आए, तो ये इनकी दोस्तों प्रसिद्ध कविता मानी जाती है, ठीक है। अपने जीवन के दोस्तों अंतिम समय में ये क्या है, भूलने की समस्या से क्या है, ग्रसित हो गए थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन को किस काव्य का अग्रदूत माना जाता है? तो नवीन को प्रेम और मस्तीपरक काव्य का अग्रदूत भी माना जाता है। द्विवेदी युग की कविता किस प्रकार की है? तो दोस्तों द्विवेदी युग की जो कविता है वो आपकी उपदेशात्मक है और इतिवृत्तात्मक है, यानी कि ये कहानी कहती है। किसी भी कथा का दोस्तों क्या है, बड़ा चढ़ा करके वर्णन करना है, कहानी की तरह उसको प्रस्तुत करना है, वो दोस्तों आपका इतिवृत्त कहलाता है। और उसमें दोस्तों ज़्यादातर है वो आदर्श की प्रधानता है, उपदेशात्मकता की प्रधानता दिखाई देती है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कब प्रकाशित हुई और उसका शीर्षक क्या है? प्रथम रचना दोस्तों इनकी हेमंत नाम से हुई थी और 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी है? ये तो दोस्तों इनकी खड़ी बोली की थी, लेकिन इनकी जो प्रारंभ में ये ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे और वैश्योपकारक इनकी छपती थी। लेकिन जब महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए और उनको इन्होंने गुरु बनाया दोस्तों, तो फिर ये खड़ी बोली में कविताएं लिखने लग गए थे। और जब भारत भारती प्रकाशित हुई थी उसमें भी दोस्तों बहुत ज़्यादा योगदान था महावीर प्रसाद द्विवेदी का। उन्होंने इनकी कविताओं को शुद्ध किया था, ठीक है, संवर्धित किया था, और बहुत कुछ अशुद्धियाँ थीं, कोई भी जैसे अशुद्धियों को इनको क्या है सही करके उनको क्या प्रकाशित करवाया था। तो मैथिली शरण गुप्त की दोस्तों 1909 में आपकी पुस्तक आई थी रंग में भंग। मैथिली शरण गुप्त की किस कृति ने हिंदी जगत में एक नई हलचल मचा दी थी? 1912 में भारत भारती ने दोस्तों राष्ट्र कवि का गौरव इनको मिला था। महात्मा गांधी ने 1938 के दोस्तों हरप्रा अधिवेशन में इनको कहा था। उन्नीस सौ 36 के समय दोस्तों अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें कहा था। कौन सा लेख साकेत महाकाव्य की सृजन का प्रेरणा स्रोत है? रविन्द्रनाथ टैगोर की दोस्तों काव्येर उपेक्षिता नामक लेख महाकाव्य का सृजन का प्रेरणा स्रोत है। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक लेखा काव्येर उपेक्षिता की, काव्य में कौन कौन सी ऐसी नारियां हैं जो उपेक्षित रही हैं, जैसे कि आपका चैतन्य महाप्रभु की जो पत्नी है विष्णुप्रिया, लक्ष्मण की जो पत्नी है, भाई राम की आपने त्याग लिख दिया, रामचरितमानस में लिख दिया, ठीक है, सीता का भी आपने त्याग लिख दिया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिख दिया, रामचरितमानस में लिख दिया, लेकिन दोस्तों लक्ष्मण का भी चलो लिख दिया, ठीक है, लक्ष्मण का उसमें आ जाएगा भाई के तौर पर। लेकिन उर्मिला ने दोस्तों तो बिना बात ही अपना क्या है ब्रह सजा था, ठीक है, उर्मिला को बिना बात ही सजा मिली थी, तो उसके दुख को, उसके ब्रह को दोस्तों, उसके विलाप को किसी भी काव्य में क्या अब तक नहीं स्थान दिया गया था। तो इसी को लेकर के दोस्तों क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने काव्य की जो उपेक्षिता नारी है उनके ऊपर इन्होंने लिखा था, जैसे कि यशोधरा है, बुद्ध की पत्नी यशोधरा है, चैतन्य महाप्रभु की विष्णुप्रिया है, ठीक है, उर्मिला है जो कि साकेत में लिया फिर। और उसी के आधार पर दोस्तों 1907-8 में अपने पत्र में सरस्वती में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी दोस्तों काव्य की जो कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नाम से लेख लिखा था, और उसी को फिर आधार बना करके दोस्तों इन्होंने क्या है साकेत महाकाव्य में दोस्तों उर्मिला के ब्रह को प्रधानता दी थी। और साकेत महाकाव्य का दोस्तों सबसे प्रधान जो सर्ग है वो आपका 9वां सर्ग माना जाता है, जो कि पूरा दोस्तों उर्मिला के ब्रह पर आधारित है। साकेत ग्रंथ में कितने सर्ग हैं, उसकी संपूर्ण कला केंद्र कितने बिंदु क्या हैं? तो साकेत ग्रंथ में दोस्तों आपके 12 सर्ग हैं, उसकी संपूर्ण कला बिंदु दोस्तों देख ले, मैंने आपको बताया था कि उर्मिला है, ठीक है, और ये आपका फर्स्ट ग्रेड में लगा हुआ है। 12 सर्ग हैं, तो कई ऐसे महाकाव्य हैं जिनको आपको जानना चाहिए, जैसे कि आपके
रामचरितमानस है, उसमें आपके 5 कांड हैं, ठीक है। 39 प्रकाश हैं आपके रामचंद्रिका में हो जाएंगे, 12 सर्ग हो जाएंगे साहब आपके साकेत में, 17 खंड हो जाएंगे आपके साहब क्या इसमें 17 सर्ग हो जाएंगे आपके प्रिय प्रवास में, 15 सर्ग हो जाएंगे आपके छायावादी जो काव्य है कामायनी में। तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। 69 समय हो जाएंगे आपके किसमें, पृथ्वीराज रासो में। आगे चलते हैं, मैथिलीशरण गुप्त की ऐतुकांत रचना कौन सी है। मैथिलीशरण गुप्त की ऐतुकांत रचना दोस्तों मेघनाथ वध है। ज़्यादातर दोस्तों इन्होंने हरिगीत का छंदमय और तुकांत रचनाएं भी ही लिखी हैं। चाहे तो इन्होंने गीतों का सृजन किया है, जैसे कि आप 9वें सर्ग में देखेंगे साकेत में, या फिर इन्होंने दोस्तों तुकांत रचनाएं लिखी हैं। लेकिन मेघनाथ ऐसी रचना, मेघनाथ वध है दोस्तों, वो ऐसी रचना है जो कि इनकी ऐतुकांत रचना है। पंचवटी काव्य किसके लिए प्रसिद्ध है तथा इसमें किसके चरित्र का उत्कृष्ट वर्णन है। पंचवटी काव्य प्रकृति के सौंदर्य के लिए दोस्तों वर्णित है। शुरुआत ही इसकी इससे होती है कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी नव जल थल में। तो ये इसका प्राकृतिक सौंदर्य है। इसमें दोस्तों लक्ष्मण के चरित्र का क्या उत्कृष्ट वर्णन हुआ है। मैथिलीशरण गुप्त की द्वारा रचित बिकट भट्ट में किसकी कथा का वर्णन है। बिकट भट्ट में जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा है, जिसमें आपके क्या है वचन निभाने का वर्णन किया गया है। तो जोधपुर की दोस्तों राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों का वर्णन किसमें किया है मैथिलीशरण गुप्त ने, तो बिकट भट्ट में दोस्तों किया है। यशोधरा खंड काव्य में नारी जीवन की किस अभिव्यक्ति का वर्णन किया गया है। यशोधरा खंड काव्य में नारी जीवन की ऐसी मार्मिक अभिव्यक्ति का वर्णन किया है जिसमें कुछ आलोचक उसे साकेत से भी बढ़कर माना है। तो दोस्तों किस काव्य को आलोचकों ने साकेत से बढ़कर भी माना है, तो दोस्तों यशोधरा है, ठीक है, जिसमें वो कहती है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। क्या है कि बुद्ध जैसे कहते बुद्ध हैं, ठीक है, तो उनका एक पुत्र था राहुल और उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है। उनको लगा कि भाई ये कुछ नहीं है संसार, उन्होंने देखा भाई, ठीक है, वृद्ध को देखा, मृत्यु शव को देखा, भिखारी को देखा, तो उनको क्या है ऐसी उदासीनता होगी और वो संसार क्या है राजभवन को छोड़ करके चले गए। लेकिन ना तो वो यशोधरा को बता करके गए, ठीक है, उन सोते हुए छोड़ करके उनको चला गए। तो दोस्तों ऐसा पद आया कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो ये दोस्तों यशोधरा का है। उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या है विरह वेदना मिलती है, जिसको देख करके कुछ आलोचकों ने माना है कि भाई ये साकेत से भी बढ़कर क्या है इसकी विरह वेदना दिखाई देती है। अर्जन एवं विसर्जन में किस संस्कृति की झांकी है। अर्जन एवं विसर्जन में मुस्लिम संस्कृति की झांकी है। मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित कितने खंडकाव्य व महाकाव्य हैं। 19 खंडकाव्य हो जाएंगे दोस्तों, 2 इनके महाकाव्य हो जाएंगे साकेत और जय भारत। 1952 में जय भारत हो जाएगा, साकेत हो जाएगा 1931 में। जयद्रथ वध रचना में किस युवक का चित्रण हुआ है। तो दोस्तों मेघनाथ जो जयद्रथ वध है उसमें आपके अभिमन्यु का दोस्तों इसमें क्या है जयद्रथ वध में एक ऐसे युवक का वर्णन हुआ है जो राष्ट्रीय बलदेवी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। तो इसमें अभिमन्यु का भी दोस्तों क्या है चित्रण हुआ है कि मैं सत्य कहता हूँ सखी सुकुमार मत जानो मुझे, ठीक है। जब क्या है जयद्रथ है वो आपके अभिमन्यु का भी वध कर देता है, तो उसके बाद में उसको अर्जुन है वो मारता है, जो कि आपका दुर्योधन का क्या है जीजा था। मैथिलीशरण गुप्त ने अपनी रचना विष्णुप्रिया में किसका वर्णन प्रदर्शित किया है। गुप्त ने विष्णुप्रिया में उर्मिला एवं यशोधरा के समान चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी विष्णुप्रिया एवं माता शची के त्याग एवं तप को प्रदर्शित किया है। चैतन्य महाप्रभु हैं दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ठीक है। तो ये भी दोस्तों क्या है भक्ति में आध्यात्मिकता में इतने रमे हुए थे कि इन्होंने अपनी पत्नी को और अपने घर वालों को क्या उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते थे। तो फिर वो क्या सहती है उसका वर्णन इसमें क्या किया गया है। द्विवेदी युगीन साहित्यकार नाथूराम शर्मा शंकर को किन उपाधियों से विभूषित किया गया है। ये दोस्तों इनकी बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि हैं, पूछी जाती हैं। कविता कामनी कांत किसे कहा जाता है, नाथूराम शर्मा शंकर को। भारतेंदु प्रज्ञेंदु किसे कहा जाता है, साहित्य सुधारक आदि उपाधियों से विभूषित किया। तीनों उपाधियाँ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और पूछी जाएंगी। कविता कामनी कांत की उपाधि किसे दी गई है, भारतेंदु प्रज्ञेंदु किसे कहा है, साहित्य सुधारक। आप सोचेंगे शायद कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी को दी गई होगी, नहीं दोस्तों, नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु और साहित्य सुधारक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। कौन अपनी अपूर्व साहित्य सेवा के कारण कवि सम्राट के रूप में सुविख्यात है।
तो अयोध्या सिंह दोस्तों उपाध्याय है, उनको कवि सम्राट की उपाधि दी गई है। प्रिय प्रवास रचना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्रकृति का दोस्तों मानवीय भावनाओं के साथ एकाकार होना प्रिय प्रवास की सबसे बड़ी विशेषता है। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष महावीर प्रसाद द्विवेदी ने माना है। संपत्ति शास्त्र रचना में किसका चित्रण किया गया है? संपत्ति शास्त्र रचना में भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का चित्रण किया गया है। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन हैं? इनकी खड़ी बोली रचित है वो कविता कौन सी है? तो आधुनिक दोस्तों खड़ी बोली के जो प्रथम कवि हैं वो आपके श्रीधर पाठक हैं, जो कि प्रथम स्वच्छंद कवि भी कहलाते हैं। तथा इनकी जो खड़ी बोली की दोस्तों प्रथम जो कविता है वो आपकी गुणवंत हेमंत है। जगन्नाथ दास रत्नाकर को किसका समन्वयक कहा जाता है? तो इनको दोस्तों भक्ति काल का और रीति काल का दोस्तों समन्वयक कहा जाता है, क्योंकि भक्ति काल का जैसा भाव था, जैसी भक्ति थी, जैसा माधुर्य था वो इनकी कविताओं में देखने को मिलता है, और रीति काल की कला थी, शिल्प था और चमत्कार था, वो भी दोस्तों इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। भक्ति काल और आधुनिक काल का समन्वयक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, भक्ति काल का और रीति काल का समन्वयक है वो आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो कि बिहारी रत्नाकर जिन्होंने संपादित की है। और भक्ति काल और आधुनिक काल का समन्वयक दोस्तों किसे कहा जाता है? तो भक्ति काल और आधुनिक काल का समन्वयक है वो आपके सत्यनारायण कविरत्न को, जिनकी रचना है भ्रमर दूत को कहा गया है। बालमुकुंद गुप्त को किस युग को जोड़ने वाली कड़ी रचनाकार कहा गया है? तो दोस्तों भारतेंदु युग और आपके द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी कहा जाता है, जिन्होंने लिखा था शिव शंभू के चिट्ठे, और जिसमें आपके क्या है व्यंग्यपूर्ण निबंधों का संग्रह है। जगन्नाथ दास रत्नाकर के आदर्श कवि कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर के आदर्श कवि हैं दोस्तों वो बिहारी थे, इसलिए उन्होंने बिहारी सतसई है उसको दोस्तों संपादित किया था 1925 में। रत्नाकर द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो रत्नाकर ने दोस्तों महाकाव्य लिखा था गंगा अवतरण। ब्रजभाषा के दोस्तों कवि थे। हिंदी में सूरदास द्वारा प्रवर्तित भ्रमर गीत काव्य की सुदीर्घ परंपरा में अंतिम कड़ी किस काव्य में है? तो दोस्तों 1929 में उद्धव शतक में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसमें उत्कर्ष दिखाई देता है। हिंदी साहित्य में अनल कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों कवि रामधारी सिंह दिनकर है। इनको दोस्तों अनल कवि कह लो, चाहे इनको अधैर्य का कवि कह लो, चाहे इनको डिप्टी राष्ट्र कवि कह लो, ठीक है। राग और दोस्तों विराग का कवि इनको कह लो, लेकिन राग और जो विराग की दोस्तों अवधारणा है वो आपके सिद्ध साहित्य में देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। उर्वशी महाकाव्य किस प्रकार का है? तो दोस्तों उर्वशी महाकाव्य नर नारी के सनातन यौन संबंधों को मनोविज्ञान की दृष्टि से देखने वाला श्रृंगारी काव्य है। नर नारी के सनातन यौन संबंधों को मनोविज्ञान की दृष्टि से देखने वाला काम है दोस्तों काम और अध्यात्म की रचना है, काम अध्यात्म की रचना है। इसी रचना के कारण ही दिनकर को दोस्तों राग और विराग का कवि की उपाधि है वो दी गई है, क्योंकि इन्होंने सारी जगह तो दोस्तों इन्होंने क्या है आग और राग का कवि, राग विराग नहीं दोस्तों, आग और राग का कवि, सारी जगह तो इन्होंने क्या है वीर रस से युक्त इन्होंने रचनाओं का सृजन किया है। लेकिन उर्वशी दोस्तों 1961 में 1972 का साहित्य अकादमी भी इनको मिला था, उसमें दोस्तों इन्होंने क्या है रागपूर्ण इन्होंने क्या है रचनाओं का महाकाव्य है उर्वशी, ठीक है, श्रृंगार रस से युक्त महाकाव्य है, काम अध्यात्म की रचना है। प्रिय प्रवास में चरित्र संबंधी कौन सी नवीन उद्भावना इस काव्य को विशिष्टता प्रदान करती है? राधा कृष्ण को लोक सेवक के रूप में प्रस्तुत किया जाना ही इस काव्य को विशिष्टता प्रदान करती है। तो दोस्तों वहाँ पर तो क्या है एक प्रेमी प्रेमिका के रूप में क्या है प्रस्तुत किया गया था, चाहे वो आपके भंवर गीत हो, चाहे वो आपके भ्रमर गीत हो, ठीक है। लेकिन प्रिय प्रवास में दोस्तों राधा है और कृष्ण है उसको लोक सेविका जन सेविका के रूप में प्रस्तुत किया जाना ही इसकी क्या है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। धन्य भूमि भारत सब रत्नान की उपजामनी पंक्ति किस कवि की है? दोस्तों ये पंक्ति है दोस्तों प्रसिद्ध पंक्ति है, पूछी जाती है, कवि राधा कृष्ण दास की है, जो कि आपके भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। कवि भारतेंदु की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? प्रसिद्ध रचना दोस्तों आपकी विजयनी विजय वैजयंती है। इसके अलावा आपके प्रबोधनी नाम की कविता भी है, ठीक है, वो तो आपके ऑप्शन पे आपका डिपेंड करेगा। कवि भारतेंदु ने अपनी कविता प्रबोधनी में क्या प्रेरणा दी है? भारतेंदु ने अपनी कविता विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रेस का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी सरकार का प्रसार, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, सरकारी घोषणाओं का प्रकाशन तथा पुस्तकों का प्रकाशन करवाना ही इनका क्या है उद्देश्य था। भारतेंदु मंडल के लेखों का दृष्टिकोण धर्म, राजनीति और साहित्य के प्रति कैसा था? प्रगतिशील था और दोस्तों यथार्थवादी दृष्टिकोण था। नवजागरण के प्रकाश को फैलाने में किनको निम्न जाति के लोगों का सहयोग मिला? नारायण गुरु और दोस्तों महात्मा फुले हैं उन्होंने।
भारतीय नवजागरण से संबद्ध महापुरुषों में राजा राम मोहन राय ने जिस दर्शन का सहारा लिया हुआ क्या था? उपनिषदीय दर्शन था दोस्तों। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 19वीं सदी के आरंभ में 4 ऐसे लेखक आविर्भूत हुए जिन्होंने हिंदी गद्य की आधारशिला रखी। इनमें से किसकी गद्य शैली परवर्ती गद्य लेखकों के द्वारा अपनाई गई? तो दोस्तों जो सदल मिश्र हैं, जिन्होंने नाचिकेतोपाख्यान या फिर चंद्रावती की जिन्होंने रचना की थी, तो सदल मिश्र की गद्य शैली दोस्तों परवर्ती गद्य लेखकों द्वारा है वो अपनाई गई है। राजा राम मोहन राय कृत वेदांत सूत्र का हिंदी अनुवाद किस उद्देश्य से किया गया था? वेदांत सूत्र का हिंदी अनुवाद है वो ब्रह्म समाज के आधारभूत सिद्धांतों का सर्वत्र प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से किया गया था। जो विषया संतन तजी ताही मूड लपटाए, जो नर डारत बमन करी स्वान स्वाद सौखात, यह दोहा किस कवि का है? तो दोस्तों ये का दोहा है वो आपके राधा कृष्ण दास का है। आगे चलते हैं। भारतेंदु युग की प्रवृत्ति कौन कौन सी है? तो दोस्तों भक्ति भावना यहाँ पर बिल्कुल दिखाई देती है। प्रकृति चित्रण है वो आपका दिखाई देता है, ठीक है। श्रृंगारिकता है वो भी यहाँ पर दोस्तों दिखाई देती है। इसके अलावा आपकी राष्ट्रीय चेतना है वो भी यहाँ पर दिखाई देती है। समस्या पूर्ति है वो भी आपका यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। जो सारे दोस्तों ये कवि लेखक थे वो किसी ना किसी पत्र का है वो संपादन, पत्रिका का संपादन निश्चित रूप से करते थे, ठीक है। तो ये आपके हिंदी ब्रजभाषा और खड़ी बोली का समन्वय भी यहाँ पर दिखाई देता है। यह ब्यारी तवे बदलेगी कछु पपिया जब पूछी है पीब कहाँ, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र की है। प्रताप नारायण की मिश्री दोस्तों आपसे पंक्तियां हैं वो बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। हर गंगा जैसी कविता है, ठीक है, वो इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा 8 मास बीते यजमान अब तो करो दक्षिणादान, ठीक है। तो ये ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे और ये पंक्ति गा करके इन्होंने क्या है चंदा मांगा करते थे। आगे चलते हैं। शकुंतला नाटक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों राजा लक्ष्मण सिंह हैं। और नाटकों की दोस्तों मौलिकता के विषय में विभिन्न आलोचकों में विभिन्न मत हैं। जैसे कि दशरथ ओझा ने गै सुकुमार रास को पहला हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना है, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने जो पिता हैं गिरधर दास उनका द्वारा लिखित है नहुष नाटक, उनको दोस्तों क्या है पहला नाटक माना है। 9 से एक दोस्तों खंड काव्य भी है जो कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। और जो बच्चन सिंह हैं उन्होंने दोस्तों आपके क्या है आनंद रघुनंदन को माना है जो कि विश्वनाथ का है। शुक्ल ने भी दोस्तों आनंद रघुनंदन को माना है। लेकिन जो आपके गणपति चंद्र गुप्त हैं उन्होंने दोस्तों गोरक्ष विजय को हिंदी का पहला मौलिक नाटक स्वीकार किया है। यदि आपसे हिंदी का पहला नाटक दोस्तों पूछा जाए तो आप आनंद रघुनंदन को ही दोस्तों क्या है लगाना है। कानपुर के रसिक समाज से किस कवि का संबंध था? दोस्तों प्रताप सिंह मिश्र का था, ठीक है। कानपुर के रसिक समाज की स्थापना भी दोस्तों क्या है भारतेंदु ने कानपुर में भी दोस्तों एक सभा की स्थापना की थी, ठीक है। तो प्रताप सिंह मिश्र का हो गया। रघुराज सिंह के प्रसिद्ध प्रमुख काव्य कौन कौन से हैं? तो सुंदर शतक पत्रिका, रुक्मणी पढ़ने जाएगा, आनंदाम्बु निधि 1823 लेकर के 1879 है इनका दोस्तों काल है। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। सीधा देख लो दोस्तों, यदि जहाँ पर आपका हरगीत का छंद आ रहा है तो ज़्यादातर 99% चांस है कि वो पंक्ति है मैथिली शरण की होगी। तो अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, ठीक है। तो ये पंक्ति है दोस्तों आपकी रचना भारतवासी से ली गई है। पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार कौन है? तो पद्य पुष्पांजलि के जो रचनाकार हैं वो आपके हो जाएंगे कवि लोचन प्रसाद पांडे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने छायावाद की क्या परिभाषा दी है? तो जब दोस्तों परमात्मा की छाया आत्मा में और जब आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ती है तो उसे छायावाद की कहते हैं। तो छायावाद की भिन्न भिन्न आलोचकों ने भिन्न भिन्न परिभाषा दी है कि छायावाद है वो आपका सूक्ष्म के प्रति, स्थूल के प्रति है वो सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद है आपके परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की जब वेदना के आधार पर स्वानुभूत व्यक्ति होने लगे तो उसे छायावाद कहते हैं, ठीक है। छायावाद मानव में प्रकृति के किंतु व्यक्ति सौंदर्य का क्या है चित्रण है। तो ये आपके नंद दुलारे वाजपेयी की है, ठीक है। और छायावाद आज में क्या है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है। तो विभिन्न परिभाषाएं हैं वो भिन्न भिन्न आलोचकों ने दोस्तों छायावाद को दी हैं। और हिंदी की छायावादी काव्यधारा दोस्तों आधुनिक युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण काव्यधारा है जहाँ से आपके क्वेश्चन सर्वाधिक बनने हैं। प्रत्येक कवि इसका महत्वपूर्ण है, चाहे वो पंत हो, चाहे वो प्रसाद हो, चाहे वो माधव वर्मा हो, चाहे वो निराला हो। हर कवि से दोस्तों यहाँ पर ऐसी काव्यधारा है यहाँ पर हर कवि से क्वेश्चन बनना है निश्चित है। भारतेंदु युग में चाहे आपके भारतेंदु से क्वेश्चन बन जाएगा या नहीं बनेगा तो और किसी कवि से बन जाएगा, लेकिन हिंदी की छायावादी काव्यधारा ऐसी है जहाँ पर आपसे दोस्तों क्वेश्चन प्रत्येक कवि से निश्चित रूप से बनेगा, ठीक है। भारतेंदु युग में भारतेंदु से बन सकता है। मैथिली शरण में जो द्विवेदी युग है वहाँ पर आपके मैथिली शरण गुप्त से बनने के चांस ज़्यादा है। लेकिन
छायावाद युग में दोस्तों आपके चारों ही कवि हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। छायावाद का विष्णु है दोस्तों वो किसे कहा जाता है, सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। छायावाद का ब्रह्मा, छायावाद का विष्णु, छायावाद का रुद्र, और छायावाद की शक्ति या दुर्गा है वो दोस्तों महादेवी वर्मा को कहा जाता है। छायावाद का रुद्र है वो आपका दोस्तों निराला को कहा जाता है, क्योंकि ये शैव दर्शन का इन पर प्रभाव था। अरविंद है, अरविंद दर्शन के प्रभाव था पंत पर, इनको दोस्तों छायावाद का विष्णु कहा जाता है। और आपके छायावाद का जो ब्रह्मा है वो आपके जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, जिन पर कि प्रत्यभिज्ञा दर्शनवाद का प्रभाव था। सुमित्रा नंदन पंत को ये दोस्तों छायावाद का ब्रह्मा विष्णु ये इन्होंने कृष्णदेव झारी ने इनको उपाधियां दी हैं। सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है, तो दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी ने। छायावाद का जनक कौन कौन है वो भी दोस्तों, जैसे कि आचार्य शुक्ल हैं वो आपके मुकुटधर पांडे को मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी हैं वो आपके क्या है, पंत को मानते हैं। इलाचंद्र जोशी है, ठीक है, कुछ अन्य विद्वान हैं वो आपके जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। लेकिन दोस्तों सर्वमत के हिसाब से प्रसाद ही दोस्तों क्या है, छायावाद के प्रवर्तक माने जाएंगे। 1918 में दोस्तों इनकी एक कविता आई थी, झरना काव्य संग्रह आया था, जिसे कि छायावाद के प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जाता है। छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठपोषण होने की बात किस आलोचक ने मानी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है दोस्तों, कि भाई छायावादी जो कवि हैं इनके पास तो कुछ नहीं है, ये वासनाओं को अपने आड़ में, छायावाद की आड़ में ये अपनी वासनाओं को क्या है, तृप्त कर रहे हैं। ठीक है, पृष्ठपोषण होने की बात है वो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निसी वास्तव, ये पंक्ति किस काव्य कृति की है, तो ये दोस्तों तुलसीदास काव्य कृति की है, जो कि आपका तुलसीदास दोस्तों इसमें क्या है, ये आपकी गहन चिंतन की दोस्तों रचना मानी जाती है तुलसीदास की, और 1938 में है, निराला की है दोस्तों। ठीक है, धिक आए तुम यो अनाहूत, धो दिया कुल सब धर्मपूत, तुम राम के नहीं काम के सुत कहलाए, कैसी शिक्षा कैसे ब्राह्म पर आए। ठीक है, ये आपकी रत्नावली कहती है। छायावाद की प्रथम काव्य रचना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो प्रथम काव्य रचनाएं दोस्तों वो आपकी झरना को दिया जाता है। छायावादी काव्य धारा के समानांतर कौन सी धारा चली, तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा चली, जिसके दिनकर हो जाएंगे, बालकृष्ण शर्मा नवीन हो जाएंगे, मैथिली क्षण गुप्त हो जाएंगे, ये इसके प्रमुख कवि हो जाएंगे। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता वह कल्पित गीय है, किस काव्य रचना की पंक्ति है, ये दोस्तों आपकी कामायनी है, और कामायनी के 15 सर्ग हैं, जिसमें से श्रद्धा सर्ग है आपका लगा हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, उसी श्रद्धा सर्ग की ये पंक्ति है, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया देख नहीं संदेह है, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह है। ठीक है, गेहूँ नहीं है दोस्तों, गेह है। आगे चलते हैं, कामायनी को नए युग का काव्य है किसने कहा है, ठीक है, नए युग का काव्य दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है, और मानवता का रसात्मक इतिहास भी दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। कामायनी के बारे में विशेष बातें दोस्तों मैंने आपको लिखा दी हैं, ये क्लास पहली क्लास है वो आपकी डाल दी है, तो जितनी दोस्तों बातें हो सकती थी, कामायनी में कितने सर्ग हैं, कौन से दर्शन की क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य इसका है, कौन सा छंद है, कौन सा इसमें रस है, क्या क्या आलोचकों ने नाम दिए हैं, कौन कौन से प्रसिद्ध कथन हैं, वो मैंने आपको टेलीग्राम पर भी भेज दिए हैं, और मैंने आपको क्लास भी बता दी है। नव जागरण को किसका समर्थक पत्र माना जाता है, तो ये दोस्त छायावाद का घोर समर्थक पत्र है दोस्तों, वो आपके नव जागरण को माना जाता है। निराला अपने प्रिय कवि किसे मानते हैं, तो निराला जी हैं दोस्तों वो आपके तुलसीदास जी को मानते हैं। कामायनी महाकाव्य को फैंटेसी किस विद्वान ने कहा है, तो मैंने आपके क्वेश्चन भी दोस्तों ये डाला था यूट्यूब की कम्युनिटी में। तो कामायनी को दोस्तों छायावाद का जो फैंटेसी है वो आपके मुक्तिबोध ने कहा है। फैंटेसी शब्द जहाँ पर दोस्तों आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर देख लेना आप मुक्तिबोध है, ठीक है, क्योंकि छायावाद के जो मुक्तिबोध हैं दोस्तों ये आपके क्या है, बहुत ही गहन चिंतन के मनी मध्यवर्ग की समस्याओं को क्या है, चिंतनशीलता के साथ में व्यक्त करते हैं, और ये गहन क्या है, फैंटेसी कवि हैं। भूरी भूरी खाकधूल, चांद का मुंह टेढ़ा है, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस जैसी कविताएं इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। छोड़ दुर्मों की मृदु छाया पंक्ति किसकी है, कवि सुमित्रानंद पंत की है दोस्तों, ठीक है। छोड़ दुर्मों की मृदु छाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से क्या है, छायावादी जो कल्पनाशीलता है वहाँ से इनका मोहभंग होता हुआ दिखाई देता है। छोड़ धर्मों की मृदु छाया, तो ये आपकी है सुमित्रानंद पंत की। तो ये थे आपके दोस्तों 100 प्रश्न। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस श्रृंखला को चलने आपको वन लाइनर क्वेश्चन पसंद आ रहे हों तो चलते रहने देते, नहीं तो फिर आपकी वस्तुनिष्ठ श्रृंखला है साहित्य इतिहास वाली जो 20 प्रश्नों वाली है वो तो चल ही रही है।
तो एक बार ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।